बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 6 का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि दी प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। अब ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? डेफिनेशन हमें सिंपल ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि जब भी किसी नॉन यूनिफॉर्म पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो करेगा तो पाइप की किसी भी पोजीशन के अलोंग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें उसी पोजीशन पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड से, तो जो रिजल्ट आएगा वो अलोंग द पाइप कांस्टेंट आएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये डेफिनेशन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि जब भी किसी पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो करेगा तो किसी भी पोजीशन पे, पाइप की पोजीशन पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें उसी पोजीशन के अलोंग जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड से, तो जो रिजल्ट आएगा अलोंग द पाइप वो कांस्टेंट आएगा। तो यही चीज़ हमने आज के टॉपिक में मैथमेटिकल प्रूफ करनी है। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमने यहाँ पे जो पाइप कंसीडर किया है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आपका पाइप यूनिफॉर्म हो तो फिर तो ये बात सिंपली हमें समझ आती है कि एक एंड का और दूसरे एंड का अगर एरिया सेम होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर आपका पाइप नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर याद रखिएगा डेफिनेशन हमें यही बता रही है कि नॉन यूनिफॉर्म पाइप के लिए जो हमारे पास एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, वेलोसिटी और एरिया का प्रोडक्ट होगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब यही चीज हमने आज के इस टॉपिक में क्या करनी है? प्रूफ करनी है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म पाइप है तो लोअर एंड और अपर एंड का एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट कैसे रहता है। तो यही हमारे पास आज का टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसकी डेरिवेशन। कि सबसे पहले याद रखिएगा कि जो यहाँ पे हम फ्लूइड डिस्कस करने जा रहे हैं वो आइडियल है, और आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, इसके लिए कौन सी कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं वो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कंसिडरिंग अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप। तो ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड क्या कर रहा है जी? फ्लो कर रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई फ्लूइड एट लोअर एंड इन द टाइम डेल्टा टी इज। अब स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं कि इस लोअर एंड पे, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये हमारे पास पाइप का क्या है? लोअर एंड है, लोअर एंड। तो लोअर एंड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 के थ्रू जो फ्लूइड फ्लो करेगा विद वेलोसिटी V1 इन टाइम डेल्टा T, जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कहलाएगा? डेल्टा X1। तो इस एरिया के थ्रू जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी V1 इन टाइम डेल्टा T, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? लेट करें डेल्टा X1। तो ये डेल्टा X1 किसके इक्वल होगा? ये डेल्टा X1 बराबर होगा जी V1 मल्टीप्लाई डेल्टा T। अब ये इक्वेशन कहाँ से ही? जैसे हम जानते हैं S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। तो डिस्टेंस हमारे पास S की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा X1। और वेलोसिटी क्या है लोअर एंड पे? V1। तो ये V1। और अगर हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 2 सेकंड की बात कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पे डेल्टा T फॉर 1 सेकंड, तो इसीलिए हमने डेल्टा T यहाँ पे वैसे का वैसे लिख दिया। ये मान गई क्वेश्चन नंबर 1। अब एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम पे अगर आप गौर करें तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो यहाँ लोअर एंड पे अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस डायमेंशन मींस के इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करें तो मीटर का क्यूब, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब मैंने एरिया को लिख दिया A और डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डेल्टा X। जनरली हम उसका नेम यूज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम आ गया जी एरिया इनटू डिस्टेंस। सो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में M वैसे रो वैसे, वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूँ एरिया इनटू डेल्टा X। तो ये हमारे पास फ्लूइड का मास आ गया। अब इस इक्वेशन को देखते हुए हम एट लोअर एंड मास को कैलकुलेट करेंगे
कि कितना आपका फ्लूइड जो है वो 1 सेकंड में इस एरिया के थ्रू पास कर रहा है। वो हो सकता है 1 लीटर हो सकता है 2 लीटर हो, सिर्फ हम कंसीडर कर रहे हैं। तो उस अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, मैस ऑफ अ फ्लूइड एट लोअर एंड, क्या बन जाएगा जी, डेल्टा m1। तो यहाँ पे लोअर एंड पे जो मैस होगा वो क्या है, डेल्टा m1। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1, इसी इक्वेशन को देखते हुए ρ1 आ जाएगा, एरिया A1 आ जाएगा और डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में डेल्टा x1 की जगह आप वैल्यू पुट करें, डेल्टा x1 किसके इक्वल है, v1 मल्टीप्लाई डेल्टा t। तो यही चीज आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये एट लोअर एंड आपके पास मैस आ गया डेल्टा m1, ठीक है जी। अब इसी इक्वेशन को देखते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने अपर एंड पे भी मैस को कैलकुलेट करना है कि जो फ्लूइड, या जाहिर सी बात है यहाँ से फ्लूइड फ्लो करके, अब पीछे से भी फ्लूइड आ रहा होगा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए जितना यहाँ से पास करेगा ना, हम उस फ्लूइड को देखना चाह रहे हैं। तो इसी तरह पीछे से भी फ्लूइड आता रहेगा, लेकिन इस डिस्टेंस के थ्रू 1 सेकंड के लिए जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका मैस हमने कैलकुलेट किया है। इसी तरह जब वो फ्लूइड फ्लो करता हुआ इस एंड से बाहर निकल रहा होगा तो फिर भी हम 1 सेकंड के लिए देखेंगे कि यहाँ से कितना फ्लूइड बाहर निकले, तो उसका डेल्टा m2 आ जाएगा। तो उसी डेल्टा m2 को अगर हम कैलकुलेट करें सेम डेल्टा m1 की तरह, तो वो आपके पास आ जाएगा ρ2 A2 V2 इंटू डेल्टा t। सेम आप यही सिमिलरली कह के इक्वेशन बी जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस इक्वेशन को देख के। सिर्फ क्या करेंगे कि नाम चेंज कर देंगे, 1 की जगह 2, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अपर एंड है, अपर एंड, इस अपर एंड पे जो वेलोसिटी है वो v2, एरिया A2 और डेल्टा x2 डिस्टेंस है। और यहाँ पे भी आपने टाइम 1 सेकंड ही कंसीडर करना है, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे देखना है और 1 सेकंड के लिए यहाँ पे। तो ये आ गई इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या कि मैंने स्टार्ट में बताया कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये कौन सा फ्लूइड है, आइडियल। अब 100% आइडियल हम नहीं ले सकते, लेकिन किसी हद तक समझ लें 90-92% जो है वो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई की होंगी। 100% कोई फ्लूइड आइडियल नहीं हो सकता। तो नोट, द फ्लूइड इज नंबर 1 नॉन विस्कस होना चाहिए, नंबर 2 इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस में विस्कोसिटी 0 हो जाएगी, इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और फ्लो कौन सा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे तो आपका फ्लूइड क्या होगा, आइडियल। तो हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड 100% आइडियल नहीं है, लेकिन किसी हद तक ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सुपर फ्लूइड की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मैस ऑफ द फ्लूइड इज कंजर्व्ड, अगर ये आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब मैस क्या होगा फ्लूइड का, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अगर मैस कंजर्व्ड है तो इसका मतलब लोअर एंड का मैस अपर एंड के बराबर हो जाएगा। अब अगर बराबर है तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, ρ1 A1 V1 डेल्टा t और डेल्टा m2 की आ जाएगी ρ2 A2 V2 डेल्टा t। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा t से क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ से आपके पास रह जाएगा ρ1 A1 V1 ρ2 A2 V2। अब हम जानते हैं अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि यहाँ से आपका वाटर फ्लो कर रहा है और जब इस एंड से वाटर बाहर निकला तो वो वाटर के बजाय दूध निकला है या कोई शहद निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यहाँ से भी वाटर फ्लो कर रहा है और इस एंड से भी वाटर ही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी कांस्टेंट है। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो लोअर एंड पे ρ1 है और अपर एंड पे क्या है, डेंसिटी ρ2 है। तो दोनों क्या होगी, इक्वल होंगी। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों बन जाएंगी रो, इनको एक नाम दे देते हैं रो का। तो यहाँ पे भी ρ1 की जगह रो, यहाँ पे भी ρ2 की जगह रो। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब डेंसिटी से कैंसल, यहाँ से रह जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हमने यही प्रूव करना था कि इस पोजीशन पे क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर वेलोसिटी से प्रोडक्ट देखें, वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी v2 के प्रोडक्ट के क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो हमने देखा दोनों एंड्स पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट एक जैसा आ रहा है। तो इसी इक्वेशन को देखते हुए हम जनरल इक्वेशन ये कह सकते हैं, बना सकते हैं कि इक्वेशन C कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया A और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड
क्या है v, तो वेलोसिटी v और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात हमने यहाँ से प्रूव कर ली, तो उसको हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल गया जो आप डेली लाइफ में एग्जांपल पे भी गौर कर सकते हैं कि एरिया और वेलोसिटी प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। तीसरी चीज़ अगर कांस्टेंट हो तो प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। तो अगर इसकी एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखना चाहें तो अक्सर आप सुबह के टाइम मुंह धोते वक्त आप देखते हैं कि जब आप टूटी को खोलते हैं, ट्यूटी कह ले या टूटी कह ले, तो उसको जब आप ओपन करते हैं तो समटाइम्स उस टूटी का एरिया ज़्यादा होता है। जब एरिया अंदर से खुला हो, ज़्यादा हो, तो पानी हिलता हुआ स्पीड उसकी कम होती है, ऐसे हिलता हुआ नीचे आता है, प्रेशर नहीं होता ज़्यादा। अब इसका मतलब क्या है, देखें एरिया ज़्यादा स्पीड कम। लेकिन अगर आप कुछ टूटी पे गौर करें तो उसके छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, इसका मतलब एरिया क्या है, कम। लेकिन जब फ्लूइड वहाँ से बाहर निकलता है तो शू करके निकलता है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा। तो जहाँ एरिया कम वहाँ स्पीड ज़्यादा, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ स्पीड कम। तो यहाँ से वो आपका रिलेशन बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपको और मिलेगी कि ये जो कांस्टेंट है ये हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये कांस्टेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको देखते हैं जी किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है और इस कांस्टेंट का मतलब क्या है। अगर आप गौर करें तो स्टार्ट की डेफिनेशन में यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब कुछ लिखना है हमने। अब वो क्या लिखना है यहाँ से देखिएगा। एरिया वैसे, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, कांस्टेंट वैसे का वैसे। अब हम जानते हैं एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम। यहाँ पे मेंशन किए हमने, ये यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो इसका मतलब एरिया ए और डेल्टा एक्स की जगह मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी वैसे का वैसे, और ये कांस्टेंट वैसे का वैसे। अब ये कांस्टेंट हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो। इसी चीज़ को आपने यहाँ डेफिनेशन में मेंशन करना है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे कि दिस कांस्टेंट, हम लिखेंगे जी दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड of the fluid। अब ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है स्टूडेंट्स रेट फ्लो, या आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ रेट, तो ये भी एक आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो लास्ट में हम एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि लेट करें जी ये हमारे पास एक पाइप है नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे इस एंड पे अगर देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इस एंड पे देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा। तो इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, जो इस एरिया के थ्रू फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, V1, और यहाँ पे स्पीड क्या है, V2। ये वो आपका एमसीक्यूज में गिवन देगा या स्टेटमेंट में कहेगा। और यहाँ पे अगर आप एंड पे देखें तो रेडियस क्या है, R1, यहाँ पे रेडियस क्या है, R2। तो अब वो स्टेटमेंट में ये कह दे अगर कि इफ़, अगर जो R2 रेडियस है ये R1 का क्या है जी, हाफ, ये वो खुद कह रहा है, देन आप बताएं कि जो वेलोसिटी V2 होगी वो V1 के हिसाब से कितनी होगी। देखें ना, यहाँ पे अब एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी। यहाँ अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात तो हमें यहाँ से समझ आ गई ना। अब वो यही पूछना चाह रहा है कि अगर इस एंड का रेडियस इस रेडियस का क्या हो, हाफ हो, R2 R1 का क्या हो, हाफ, तो फिर बताएं कि इसी एंड पे वेलोसिटी V2 क्या होगी। अब ऑप्शंस बना लेते हैं, फिर आप खुद ही इसको सेलेक्ट करें। फर्स्ट ऑप्शन हम क्या लेते हैं जी, वेलोसिटी V2 जो है वो V1 के इक्वल होगी। सेकंड हम ऑप्शन बना लेते हैं कि जो V2 है वो 2V1 के इक्वल होगी।
थर्ड ऑप्शन बना लेते हैं कि जो V2 होगी ये 4V1 के इक्वल होगी, और लास्ट हम ऑप्शन बना लेते हैं कि जो V2 होगी ये V1 का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर गौर करें तो एक बात तो समझ आ गई इस रिलेशन से कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी किसके, एरिया के। तो यहाँ एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम, यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन तो हो नहीं सकती ना, बराबर तो नहीं हो सकती ना, तो ये वाली ऑप्शन तो होगी कैंसल। उससे नेक्स्ट अगर हम इस ऑप्शन पे गौर करें तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो यही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स उनको यही लगता है कि अगर एरिया यहाँ कम है, रेडियस जो है वो पहले वाले का हाफ है, तो इसका मतलब वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी। तो वो कहते हैं V2 V1 का क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आपने ये ऑप्शन अभी सेलेक्ट नहीं करनी, पहले सारी ऑप्शंस पे गौर कर लेते हैं। अब अगर इसको अगर देखें डेल्टा को, तो 1/2 इसका मतलब वो कह रहा है अगर रेडियस यहाँ पे हाफ हो जाए तो फिर इसका मतलब स्पीड भी हाफ हो जाएगी। नहीं स्टूडेंट्स, ये भी नहीं हो सकता। अब जरा इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे एरिया पे गौर करें। वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो एरिया क्या होगा, अगर आप इस एंड पे गौर करें तो ये सर्कल बन रहा है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। अब देखें जो वेलोसिटी है इसका रिलेशन आर के साथ तो इन्वर्स आर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर का स्क्वायर है। तो अब जब आप r की वैल्यू ये पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और वो 4 डिवीजन में होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने डबल नहीं कहना, क्योंकि यहाँ r का स्क्वायर r है, तो स्क्वायर है तो इसीलिए क्या बन जाएगा जी, 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो है जी 4V1। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है V2 वो इस वेलोसिटी का 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर चैप्टर नंबर 6 का स्टार्ट में जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है उसको देखें तो वहाँ पे आपके पास 2 इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। नंबर 1 कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ से इंफॉर्मेशन देती है या मिलती है, और दूसरे नंबर पे हमारे लिए बर्नौली इक्वेशन आएगा, वो भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो हमें मिलती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने बनाया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश गिव्स द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस पूरे टॉपिक में आप गौर करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रही है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है या मोमेंटम है, तो डिफरेंट वो ऑप्शंस बना के देगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ में भी आप इसको अंडरलाइन कर लें, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बन जाएगी जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।